Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I welcome to all of you on the platform of CSS Greenway. This is Agha Shariar Khan. I belong to the 40th CTP and currently allocated in Pakistan Audit and Account Service and working as Assistant Accountant General in AG Sindh. The four things or the five things you must know before the starting the preparation of Islamiyat of CSS and PMS. And without wasting any time, we are going to start our session. So the sequence of the session, the sequence of the lecture, things one should keep in mind before starting the preparation of Islamiyat. कुछ चीजें जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए इस्लामियत की प्रिपरेशन स्टार्ट करने में जो यूजुअली स्टूडेंट नहीं करते, उस पर देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट डाउन, वो क्या गलतियां हैं जो हमें पेपर में नहीं करनी चाहिए. सर इसी में हम ये भी डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट डाउन में कि भाई उर्दू वर्सेस इंग्लिश का जो एक डिबेट चल रही है कि उर्दू में पेपर देना चाहिए या इंग्लिश में पेपर देना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे. फिर काफी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, सर सो मेनी वर्सेस, सो मेनी आयात, सो मेनी अहादीस है, उनको किस तरह रिटेन किया जाए. फिर क्या सिर्फ तर्जुमा लिखें, अरबी भी लिखें, आयात नंबर लिखें, वर्स नंबर लिखें, इसके ऊपर डिबेट करेंगे. इंपॉर्टेंट सोर्सेज टू कंसल्ट, कौन सी वो सोर्सेज हैं, बुक्स हैं जिनको कंसल्ट करना चाहिए. एंड हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ इस्लामियत टू स्कोर हाई, और क्वेश्चन किस तरह इस्लामियत का अटेम्प्ट करें, कितने टाइम में करें, कितने पेजेस का करें तो हमें स्कोर हाई होना चाहिए. तो सब चीजों के आपके जवाब मिलेगा. इससे बाहर अगर किसी का क्वेश्चन है तो एंड में जरूर पूछिएगा. सो स्टार्ट लेते हैं जी. थिंग्स वन शुड कीप इन माइंड. सबसे पहले आपने जो बात जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि आफ्टर द टू सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, दैट इज इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश कंपोजिशन, इस्लामियात इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड सेंसिटिव सब्जेक्ट एज फार एज द फेलियर रेट इज कंसर्न. अभी एक दो सालों में शायद वो कम हुआ है, लेकिन याद रखें आफ्टर इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश कंपोजिशन सबसे ज्यादा जो फेलियर रेट है वो इस्लामियत का ही होता है. उसके पीछे वजह क्या है? जिस तरह एसे और इंग्लिश कंपोजिशन को आपको अलग अलग क्वालिफाई करना पड़ता है, यू हैव टू स्कोर एट लीस्ट 40 मार्क्स इन एसे कंपोजिशन, इसी तरह इस्लामियात को भी आपको अलग से पास करना पड़ता है टू स्कोर एट लीस्ट 40 मार्क्स. As far as current affairs, Pakistan affairs and general science and ability is concerned, वहां पर क्या है? वहां पर तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के यू हैव टू स्कोर एट लीस्ट 120 मार्क्स. अगर तीनों सब्जेक्ट को मिला के आपके 120 मार्क्स हैं, यू विल डिक्लेयर एज अ पास कैंडिडेट, एज अ सक्सेसफुल कैंडिडेट. बट चाहे एक सब्जेक्ट में आपके 30-20 नंबर ही क्यों ना हो, आपके जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 70 नंबर आ गए और बाकी जो है वो 30 और 20 नंबर भी लिए, तब भी वो सब्जेक्ट पास हो जाएंगे. लेकिन इस्लामियात में ऐसा नहीं है. इस्लामियात उन तीन सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है है. उसका रीजन यह है, टेक दिस सब्जेक्ट लाइटली. पुअर प्रिपरेशन, डोंट नो हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर एंड स्कोर हाई. स्टूडेंट क्या करते हैं? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, आप लोगों में से भी कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कहते हैं कि भाई इस्लामियत का पेपर क्या है, वो तो हम बचपन से तैयारी कर रहे हैं. ठीक है, वही नमाज, रोजा, ज़कात, जिहाद, हज है. ठीक है जी, रिजवान मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, आप इत्मीनान रखें, आप जल्दबाजी ना करें. ठीक है, आप जरा इत्मीनान रखें, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा. ठीक है जी. तो काफी बच्चे क्या करते हैं जी, वो तो ये तो वही चीजें हैं, नमाज, रोजा, ज़कात, जिहाद, हज, और जो है वो इसको तो प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ते हैं और बाकी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं. और इसी की वजह से वो फेलियर रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, इस्लामियात एक तो उतना ही आपने टाइम देना है जितना आप दूसरे सब्जेक्ट को दे रहे हैं, बट के जैसा कि मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा उनसे ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो आपके सीएसएस के फेट को डिसाइड कर सकता है कि आप पास होंगे या फेल होंगे. अगर आप मेरी बात करें तो आफ्टर इंग्लिश एसे और इंग्लिश कंपोजिशन जो मैं सबसे ज्यादा ध्यान रखता था या तैयारी करता था वो सब्जेक्ट ऑफ इस्लामियत था. और जब पेपर भी होते थे तो जब एसे और कंपोजिशन का पेपर मेरा अच्छा हो गया तो मुझे सबसे ज्यादा फिक्र ये होती थी कि बस इस्लामियत का पेपर मेरा अच्छा हो जाए और उसमें मैं अच्छे मार्क्स ले लूं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो मुझे लाइन क्रॉस करने से रोक सकती है. तो इस पहली स्लाइड का मकसद ये है to get you convinced that Islamiyat is an important subject.
it can decide your fate of CSS examination, and you have to give proper attention, and you have to give focus, and you have to prepare yourself in the subject of Islamiyat in the best possible way, in a comprehensive way. जिस सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को जितनी आप तैयारी दे रहे हैं उससे थोड़ा सा आपने ज्यादा देनी है आफ्टर इंग्लिश एसे और इंग्लिश कंपोजिशन। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इन बातों पे निग्लेक्ट कभी भी नहीं करिएगा कि जी इस्लामियात है इसको एंड में देख लेंगे, जी इस्लामियात है इसको तो एंड में देख लेंगे 5-6 दिन। अक्सर मैंने देखा अब ये कुछ हमारे भी कुलीग्स हैं जो गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे होते हैं जी 5 दिन में इस्लामियात हो जाएगी, 8 दिन में हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, इसको आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान चाहिए, प्रॉपर प्लान चाहिए जिसके तहत आप ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं और फिर उसको कीप रिवाइज करते रहते हैं ताकि चीजों को रिटेन करें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी, तो हमें इस स्लाइड में हमने ये चीज हमें बस इस स्लाइड से लेनी है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, it is a critical subject after English essay and English composition, and we have to give ourselves a proper time, proper strategy plan for that subject. Next slide पे चलते हैं। ठीक है जी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। सबसे पहले जो मैं इसमें बात करूंगा इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, वो सबसे पहली बात है, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई इस्लामियात इंग्लिश में प्रिपेयर करना चाहिए कि उर्दू में प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो उनका आंसर मेरे लिए यह है कि आप किस सब्जेक्ट, किस लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल हैं इन द पेपर ऑफ इस्लामियात, ठीक है। इफ यू आर कंफर्टेबल इन उर्दू, you can attempt the paper in that language. If you are comfortable in English language, you can attempt the paper in English language as well. उर्दू में भी अटैम्प्ट करके लोगों ने 70+ मार्क्स लिए हैं, इंग्लिश में भी अटैम्प्ट करके लोगों ने 70+ मार्क्स लिए हैं। तो ये कहीं पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उर्दू में अटैम्प्ट करोगे तो कम नंबर आएंगे, इंग्लिश में अटैम्प्ट करोगे तो उर्दू में अटैम्प्ट करोगे तो कम आएंगे, इंग्लिश में अटैम्प्ट करोगे तो ज्यादा आएंगे, या इंग्लिश में कम करोगे तो कम आएंगे, उर्दू में अटैम्प्ट करोगे तो ज्यादा। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ, at the same time, if you are confused whether to write or attempt the paper in English or Urdu, मेरी आपको रिकमेंडेशन यही होगी to attempt the paper in English language. उसके पीछे कोई मार्क्स का लेना देना नहीं है, उसके पीछे जो रैशनल आर्गुमेंट है वो ये है कि अगर आप 11 पेपर एक लैंग्वेज में दे रहे हैं तो एक कन्वेंशनल विजडम भी यही है, कॉमन सेंस भी यही है कि 12वां पेपर भी उसी लैंग्वेज में दो, क्योंकि 11 पेपर अगर आप एक लैंग्वेज में दे रहे हैं इन द लैंग्वेज ऑफ इन इंग्लिश लैंग्वेज, इट मींस you have a command over that language and you have already developed your skills in the language of English. तो अगर आप एक पेपर उर्दू में देने जा रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपको उर्दू के ऊपर भी अपनी कमांड डेवलप करनी पड़ेगी, उसके भी रिटन स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे, उसकी ग्रामर को भी देखना पड़ेगा, फिर उसकी जो है वो आपकी हैंड राइटिंग उसके अंदर कितनी है, आपकी स्पीड है उसके अंदर कितनी है, वो भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इट इज बेटर, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि भाई मैं इंग्लिश में उर्दू में मेरे दोनों के स्किल्स बराबर हैं तो मैं किस में अटेम्प्ट करूं, तो मेरा मशवरा होगा टू गो फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। उसकी रैशनल आर्गुमेंट क्या है वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, एट द सेम टाइम इफ यू थिंक कि भाई मेरी उर्दू की राइटिंग बड़ी बेहतरीन है, राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है, हैंड राइटिंग बड़ी बेहतरीन है, मैं उसके अंदर शेर वगैरह कोट कर सकता हूं और बड़ी खूबसूरत राइटिंग है, देन गो फॉर उर्दू लैंग्वेज, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। जैसा कि मैंने कहा, यू कैन स्कोर इजिली 70+ मार्क्स इन either you can attempt इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हैं, उर्दू में अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी है और मेरी जो सजेशन थी वो मैंने आपको दे दी, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट चीजों पे चलते हैं, जो चीजें आपने ध्यान रखी हैं, ये मैंने आपको चीजें यहां पर लिखी हुई हैं जो कॉमन जनरल कॉन्सेप्ट होता है जो बच्चों को कंफ्यूज कर रहा होता है। अच्छा, पहली मैं आपको ये सजेशन अगेन दूंगा कि if you are a mature student and if you decide to start preparation of CSS, and if you are starting the preparation of CSS in the month of May or June, आप अभी start ले रहे CSS की preparation को और you are confused कि भाई कहाँ से start लेनी चाहिए preparation,
काफी लोग बच्चों को आईआर पे लगा देते हैं, काफी बच्चों को पॉलिटिकल साइंस पे लगा देते हैं, काफी एकेडमी स्टूडेंट्स को जो सोशियोलॉजी जेंडर स्टडीज पे लगा देती है। ये कोई चीज आपने नहीं करनी, आपने जो स्टार्ट लेना होता है सीएसएस का वो इजी सब्जेक्ट से लेना होता है, और वो सब्जेक्ट या तो इस्लामियात होगा या जनरल साइंस एंड एबिलिटी होगा। इफ यू हैव इंजीनियरिंग बैकग्राउंड देन अब जनरल साइंस एंड एबिलिटी आपके लिए बड़ा एक अच्छा हेड स्टार्ट साबित हो सकता है। अदरवाइज इस्लामियात एक बहुत कंफर्टेबल सब्जेक्ट है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करेंगे और अच्छी तैयारी के साथ उसको प्रिपेयर करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा कि भाई मेरा जो रिदम है वो भी मेंटेन हो गया है और मैं वार्म अप भी हो गया हूं सीएसएस की प्रिपरेशन में। तो जब भी स्टार्ट लेते हैं आसान सब्जेक्ट से लेते हैं, कीपिंग इन व्यू कि 2 अंग्रेजी के सब्जेक्ट आप साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश कंपोजिशन वो तो हमेशा साथ साथ प्रिपेयर होते हैं। उसके अलावा कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट लें, आइदर जनरल साइंस एंड एबिलिटी और इस्लामियात, और उसको आसानी से प्रिपेयर करते रहे। इंग्लिश के ऊपर तो बिल्कुल ही कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो तो स्टार्ट से लेके एंड तक होगा। दैट इज व्हाई हमने ऐसे स्टार्ट में शुरू कर दिया था, और अब इस्लामियात स्टार्ट करें ताकि आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाए। फिर इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जी, बात की जाती है कि जी क्या चीज कोट करनी चाहिए इस्लामियात के अंदर, ठीक है ना, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है जी। एक और फेलियर की वजह भी मैं आपको बता देता हूं इसी के अंदर, और इसी के अंदर आपको कुछ टिप्स भी बता दूंगा। देखिए इस्लामियात एक तो ट्रिकी सब्जेक्ट इस वजह से है कि 40 मार्क्स लाने होते हैं अलग से और बच्चों का फेलियर रेट ज्यादा है। एक और वजह से ट्रिकी सब्जेक्ट है इस्लामियात, एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट, इसको किस तरह मैं बोलूं, दैट वी आर डिवाइडेड इन वेरियस सेक्ट्स। हम जो है वो वेरियस सेक्ट्स में डिवाइडेड है इस टाइम के ऊपर मुसलमान, ठीक है ना। अब वो सही है गलत है उसका फैसला आप करेंगे। कोई सुन्नी है, कोई अहले तशी है, कोई देवबंदी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता है, कोई बरेलवी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता है, कोई अहले हदीस से रखता है, एंड आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दैम। ठीक है, मैं हर किसी की रिस्पेक्ट करता हूं और करता रहूंगा। लेकिन आपको नहीं पता कि जो मेरा पेपर चेक करने जा रहा है या मैडम कोई पेपर चेक करने जा रही है, अबू बकर मैं इसका जवाब दूंगा आपको, वो किस सेक्ट से ताल्लुक रखता है आपको ये बात नहीं पता, ठीक है ना। आप किसी भी सेक्ट से ताल्लुक रखते हो लेकिन आपको अपने चेकर का नहीं पता कि वो मेरा चेकर क्या वाकई ही मेरे ही सेक्ट से ताल्लुक रखता है या वो किसी और चीज से रखता होगा। और एक और बात याद रखें, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी इन विच पीपल आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर रिलीजियस बिलीफ्स। ठीक है, हम उस सोसाइटी का हिस्सा हैं जिसमें लोग बड़े इमोशनल भी हैं और सेंसिटिव भी हैं अपने रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर। तो मेरी सजेशन आप लोगों के लिए ये होगी कि काइंडली कोट द टू बेसिक sources, two primary sources of Islam in which there is a consensus of the whole ummah, that is ahadith and Quranic verses. ठीक है, इन चीजों को कोट करें, बाकी चीजों को जो है वो को अभी मैं उसमें भी आऊंगा, लेकिन कोशिश करें कि 70, 80, 90% जो आप कोटेशंस दे रहे हैं, रेफरेंसेस दे रहे हैं, या तो वो कुरानिक वर्सेस का हो या अहादीस का हो। इसके अलावा कोई भी चीज कोट करने से गुरेज करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला, हम किसी को कोट कर रहे हैं, क्या सामने वाला उस स्कॉलर से, उस जो है वो रिलीजियस पर्सनैलिटी से एग्री भी करता है नहीं करता। हो सकता है वो बिल्कुल एंटी हो और वो देखे उसको फिर वो इमोशनल होके आपको नंबर ना दे, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे किसी ने बोला कि क्या हम जो है वो पोएट्री कोट कर सकते हैं। यस यू कैन कोट पोएट्री, and the biggest name in that is अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की आप पोइट्री भी कोट करें, अल्लामा इकबाल के कोई बुक्स भी हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, वो भी आप कोट कर सकते हैं। सो यू कैन कोट पोइट्री एज वेल। अच्छा, कुरानिक और हदीस वर्सेस के अलावा कोशिश करें कोई चीज कोट ना करें। यस, अगर आपके पास कोई वाकया है और वो बाकायदा एक ऑथेंटिक जो है वो वाकया है, और खास तौर पर 4 खुलफाए राशिदीन जो हैं उनका वाकया, क्योंकि उनके ऊपर भी कंसेंसस है, अगर उनका वाकया है तो यू कैन कोट। ठीक है भाई, मैं उनका वाकया है जस्टिस के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, ट्रुथफुलनेस के ऊपर, ठीक है, यू कैन कोट एज वेल। बट
काइंडली अवॉइड कोटिंग द स्कॉलर्स विच आर कंट्रोवर्शियल या उनके ऊपर कंसेंसस नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़े नाम है जिनके नाम मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए। अबू अला मौदूदी को आप कोट कर सकते हैं क्योंकि उसकी बुक जो है वो सीएसएस में एक रिकमेंडेड बुक है, लेकिन यहाँ पे जो जिनके मैंने बड़े नाम लिखे हुए हैं मैं सबका एहतराम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जाकिर नाइक साहब हैं, गामदी साहब हैं, तारिक जमील साहब हैं, ताहिरुल कादरी साहब हैं। दे आर ऑल बिग स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम इन देयर ओन स्कूल ऑफ थॉट। बट जैसा कि मैंने कहा कि वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी इन विच एवरी पर्सन इज इमोशनल and sensitive towards their religious beliefs, to kindly avoid quoting these scholars or any scholars which you think कि यार इसके ऊपर मसला हो सकता है। Keep yourself limited to the two principal sources of Islam, Holy Quran and अहादीस। ठीक है, तो उसके ऊपर अपने आप को जो है वो आप कर सकते हैं। मेरी आवाज ये सबको क्लियर आ रही है? मेरी आवाज सबको क्लियर है जी? अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि सर ये तो आपने बताया कुरानिक अहादीस और कुरानिक वर्सेस तक हम अपने आप को महदूद रखें। इसके अलावा एक और वैल्यू एडिशन आप ये कर सकते हैं कि टू गिव द कंटेम्परेरी एग्जांपल्स। आप कंटेम्परेरी एग्जांपल्स दे सकते हैं, आईआर से रिलेटेड दे सकते हैं, होली कुरान से रिलेटेड आप होली कुरान तो मैंने बता दिया, आईआर से, पॉलिटिकल साइंस की, करंट अफेयर्स की एग्जांपल दे सकते हैं आप। इसकी मैं सिंपल सी आपको मिसाल दूंगा क्योंकि मेरा जो पूरा कोर्स है मैं पूरा ही उसको इन्हीं पैटर्न के ऊपर लेके चल रहा होता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि मैं कैसी बात कर रहा हूं। अब आप जिहाद की बात कर रहे हैं, जिहाद का सवाल है, तो आप एक हेडिंग लिख रहे हैं कि भाई मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ जिहाद है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो ये समझती है कि जिहाद इज टू वेज वॉर एंड जिहाद इज अनदर नेम ऑफ एग्रेशन। अब आप उसमें लिखते हैं कि ऐसी बात नहीं है, इस्लाम ने जो जिहाद अलाउ किया है, जो जिहाद बिसैफ है, जिहाद बाय सॉर्ड है, वो ओनली डिफेंस में इस्लाम ने अलाउ किया हुआ है। जिहाद में यानी इन डिफेंस यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर रिलीजन, योर सोसाइटी, योर कंट्री, योर नेशन। और उसको आप प्रूफ करने के लिए तो आदि वगैरह लिख रहे हैं, लेकिन आप क्या सहारा ले लें? यूएन चार्टर का। आप कहते हैं कि भाई यूएन जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड का जो जो यूएन चार्टर है, जो इसको कहा जाता है कि भाई वो उसके अंदर ह्यूमन राइट्स भी हैं और वो बड़ा एक लिबरल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया, तो आप कहते हैं कि भाई उसका जो आर्टिकल 51 है वो सेल्फ डिफेंस में अलाउ करता है जंग लड़ने को। यानी जो आपने 1949 में यूएन बनाई उसमें आपने लिखा कि एनी कंट्री रिजॉर्ट टू वॉर इन सेल्फ डिफेंस, आपने उसके अंदर लिख दिया। यही चीज 1200 साल पहले, 1400 साल पहले जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सेल्फ डिफेंस में यू कैन वेज वॉर, यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ, देन उसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। अगर उसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं इसका मतलब आपका अपना चार्टर भी गलत है। ठीक है, और अगर आपका चार्टर सही है तो हमारी फिर जो जिहाद वाला कॉन्सेप्ट है वो भी सही है। बस मसला यह है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है टुवर्ड्स जिहाद। समझ रहे? तो इस तरह की मैं एग्जाम्पल हमेशा बहुत ज्यादा देता हूं अपने कोर्स के अंदर, और बड़ी इसके अंदर डिबेट होती है कि किस तरह की एग्जाम्पल्स देनी चाहिए। तो इस तरह की आप एग्जाम्पल्स बिल्कुल देनी चाहिए, बिल्कुल आप दें और बिल्कुल देनी चाहिए, खासतौर पे वो वाले पार्ट में जिसमें वो आपसे इम्पैक्ट पूछ रहा होता है कि भाई तौहीद का इम्पैक्ट बताइए, ठीक है, या नमाज का इम्पैक्ट बताइए डेली लाइफ में, रोजे का इम्पैक्ट बताइए डेली लाइफ में। उसमें अब काफी हम जो है वो डेली लाइफ की एग्जांपल्स हम जो है वो कोट कर सकते हैं और कोट करनी चाहिए, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ से हो, इंटरनेशनल रिलेशन से हो, पॉलिटिकल साइंस से हो, ताकि आपको वो समझेगा कि यस ये न सिर्फ इसने इस्लामियत पढ़ी है बट इसका दिमाग जो है वो एक मॉडर्न माइंड है जिसको ये कनेक्ट करता है टू द मॉडर्न वर्ल्ड। एक सवाल भी आता है कि व्हाई डू वी नीड रिलीजन इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड? क्यों हमें रिलीजन चाहिए? ठीक है ना, मतलब हमें रिलीजन क्यों चाहिए? इसका आप जवाब जब ही दे पाएंगे जब आप चीजों को समझते हैं। ठीक है भाई, इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम क्यों बेहतर है? एक सवाल आता है ना, व्हाई इज द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम इज बेटर देन द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। अगर आपको कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की समझ होगी, उसके अंदर मसलों का समझ होगा, देन यू कैन राइट आंसर एज वेल। वो पूछता है आपसे कि वुमेन राइट्स इन इस्लाम बताइए, तो वो वही सवाल अच्छा होगा जब कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे आप टुवर्ड्स क्रिश्चियनिज्म से, जुडिज्म से, हिंदुइज्म से, उनकी जो बुक्स हैं उनसे आप जब निकालेंगे, देन यू विल रियलाइज कि इस्लाम ने औरत को कितना मकाम दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, ये बात हो गई
पहली बात मैंने आपको बताई कि अपने आप को फोकस रखें कुरानिक वर्सेस और हदीस से। डू नॉट कोट और गिव रेफरेंस टू द कंट्रोवर्शियल ऑथर्स, कंट्रोवर्शियल थिंग्स, कभी भी उसकी बात ना करें। इवन द कंट्रोवर्शियल स्टोरीज एंड द कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ द हिस्ट्री इन इस्लाम, ऑल्दो कुछ इस्लाम की हिस्ट्री भी ऐसी है जो कंट्रोवर्शियल है, काइंडली उसको टच ना करें। देखिए ये एक आपकी कोई डिबेट नहीं है, आपका कोई ईमान चेक नहीं कर रहा, आपको पेपर पास करना है टू कीप योर सेल्फ फोकस्ड। फिर बात आ जाती है कि सर एक और कॉमन क्वेश्चन, एक और कॉमन प्रॉब्लम या मसला स्टूडेंट्स का कि सर वर्ड्स अगर हम कोट कर रहे हैं, कुरानिक वर्ड्स कोट कर रहे हैं, तो फिर क्या उसका सिर्फ तर्जुमा लिखें या उसकी अरबी भी लिखें? तो द आंसर इज, अगर आप अरबी लिखेंगे तो एक वैल्यू एडिशन होगा। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये डिग्री बेस्ड एग्जाम नहीं है कि पेपर दो पास किया तुम्हें भी डिग्री मिल गई, उसने 100 नंबर लिए उसको भी डिग्री मिल गई, आपने 80 नंबर लिए आपको भी डिग्री मिल गई। ये नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। जिसने ज्यादा नंबर लिए उसकी एलोकेशन की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप खुद से सोचें, आप अरबी नहीं लिख रहे, आप जो है सिर्फ ट्रांसलेशन लिख रहे हैं, एक बच्चा अरबी भी लिख रहा है, तो उसकी वैल्यू एडिशन है। ठीक है, अब सर हमें अरबी लिखना नहीं आती तो हम क्या करें? अब हमें नहीं आता, मैं ये नहीं कह रहा कि आप तमाम क्वेश्चन में जितनी भी वर्सेस कोट करें सब में अरबी लिखें, नहीं। कुछ 5 से 10 आयात अपने पास नोट कर लें, छोटी छोटी सी, और उसकी अरबी विदाउट एहराब की प्रैक्टिस कर लें और उसको आप कोट कर लें। ठीक है, कलमा देख लें। ठीक है, कलमा आप कोट करते हैं तौहीद के सवाल में। ठीक है, दूसरी जगहों पर कलमा तो कोट करते हैं, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, आप इसको जो है वो काफी जगहों पे कोट कर सकते हैं, चाहे वो पीस की बात हो, कहीं पर भी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो पर्सनैलिटी की बात हुई, आप उसके अंदर कोट कर सकते हैं। तो ऐसी कोई 8 से 10 आयात बना लें और उसकी अरबिक विदाउट एराब की प्रैक्टिस कर लें और उसको कोट कर लें, बाकी विदाउट, बाकी सिर्फ ट्रांसलेशन लिखें, उसमें कोई मसला नहीं है। दूसरी चीज आ जाती है कि सर अगर हम ट्रांसलेशन लिख रहे हैं तो क्या वो एज इट इज होनी चाहिए? ठीक है, या फिर उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि एज इट इज याद करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, हमें जो है वो रट्टा लगाना पड़ेगा। तो एज इट इज याद ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने ऊपर एक चीज लिखनी होती है कि द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड्स 253 ऑफ जो है वो सूरह बकरा। आपने ये नहीं लिखना होता अकॉर्डिंग टू जो है वो सूरह बकरा की एज इट इज आयत में बता रहा हूं, नहीं, आपने ऊपर लिख दे कि भाई ये जो मैंने नीचे कोट किए ये उस वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन है। ये अगर आपने लिख लिया तो फिर कुछ वर्ड अगर आपके आगे पीछे भी हो गए तो उसके अंदर कोई मसला नहीं है। अब बात कर देते हैं, क्या सर हमें जो है वो सूरत का नंबर और वर्ड्स नंबर दोनों याद होने चाहिए? अगेन इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दोनों याद है तो बेस्ट है, नहीं भी याद है तो कम से कम सूरत का नाम जरूर याद होना चाहिए कि सूरह बकरा को कोट कर रहे हैं, सूरह आले इमरान को कोट कर रहे हैं, सूरह यूसुफ कोट कर रहे हैं, सूरह यासीन कोट कर रहे हैं, सूरह रहमान कोट कर रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम सूरत का नाम जरूर याद होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, फिर राइड अल्लाह इंस्टेड ऑफ गॉड, हमेशा ये कुछ चीजें थोड़ी सी हैं, ये भी और सुन लें इससे पहले कि मैं इन इन मतलब माइक्रो लेवल के ऊपर आऊं, एक और मैक्रो लेवल की बात कर लेते हैं। अगेन आपकी क्या पर्सनल आइडियोलॉजी है, वो इट्स अप टू यू, ठीक है ना, एंड आई रिस्पेक्ट द पर्सनल आइडियोलॉजीज एंड द पर्सनल बिलीव्स ऑफ एवरी पर्सन। देखें मेरी पर्सनल आइडियोलॉजी, मैं लिबरल हूं, मैं कंजर्वेटिव हूं, मैं लेफ्टिस्ट हूं, मैं राइटिस्ट हूं, मैं पोस्ट मॉडर्न हूं। ठीक है, मैं कुछ भी हो सकता हूं ना, ये मेरी एक पर्सनल आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर मैं बिलीव रखता हूं। आप सबकी एक पर्सनल आइडियोलॉजी होगी, आप समझते होंगे कुछ चीजें सही हैं, आप समझते होंगे कि नहीं यार ये चीज सही नहीं है, ये चीज यूं होगी, ये आपकी है। जब भी इस्लामियात का पेपर देने जाए ना, एग्जाम हॉल में एंटर हो, तो अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी बाहर रख कर जाए, चाहे वो लिबरल बेस्ड आइडियोलॉजी है, फेमिनिस्ट बेस्ड आइडियोलॉजी है, कंजर्वेटिव बेस्ड है, कम्युनिस्ट बेस्ड है, सोशलिस्ट बेस्ड है, इन सबको बाहर रख कर जाए। फोकस्ड ऑन द कंजर्वेटिव, या इसको बोलना चाहिए ट्रेडिशनल माइंडसेट, या ट्रेडिशनल इस्लामिक वैल्यूज जो है उन्हीं को सिर्फ फोकस करके लिखें। डू नॉट राइट, अक्सर मैं देखता हूं बच्चे बड़े जो है वो जज्बाती हो जाते हैं कि भाई वुमेन राइट्स इन इस्लाम, इस्लाम ने जो है वो ये नहीं किया और लिबरल वर्ल्ड ने जी बड़ी आजादी दी है वुमेन को और ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। ये चीज ना लिखें,
ठीक है ना, ये आपको जो है काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। ठीक है ना, कोई अगर ऐसा चक्कर आ गया जो कि एक जो है वो मॉडर्न दिमाग रखने वाला है और वो इस चीज को एड्रेस करता है, देन यू कैन स्कोर हाई, वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। लेकिन 90% चेकर्स जो है वो वही कंजर्वेटिव माइंडसेट के साथ हैं, ट्रेडिशनल चेकर्स हैं, वो कभी भी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। सो इन नटशेल, अगेन आपके क्या बिलीव्स हैं वो आपके ऊपर है, हर एक की रिस्पेक्ट है। इन अ नटशेल आई एम ट्राइंग टू से दैट इफ यू आर इन द एग्जाम हॉल, आपको किस चीज पे फोकस करना है कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, इट इज द पनेशिया टू ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड, देयर इज नो डिफेक्ट इन इस्लाम, एंड it gives every right to every person, whether he belongs to any section of life, any जो है वो सेक्टर ऑफ लाइफ। इस्लाम बेस्ट रिलीजन है और इसी को रखना है, और उसके रैशनल आर्गुमेंट्स भी देने। आपके पर्सनल बिलीफ्स क्या हैं, लिबरल हैं, फेमिनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। काइंडली इस्लामियत के सवाल को कभी भी उसको क्रिटिसिज्म नहीं करेगा। इस्लाम के जो बेसिक बिलीफ है, आपको क्रिटिसिज्म करना भी है तो इस्लामिक कंट्रीज के कल्चर को क्रिटिसाइज करें। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है, आप बोलें कि भाई पाकिस्तान में वुमेन राइट्स नहीं है, वजह यह है कि यहाँ पे ट्राइबल कल्चर है, यहाँ पे पैरोकियल माइंडसेट है, यहाँ पे जो है पैट्रियार्की है। अगर इस्लाम को हम सही से नाफिज करते हैं, जो बेसिक वैल्यूज हैं, तमाम मसले यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो ये चीज बराए मेहरबानी याद रखिएगा, डोंट बी क्रिटिकल for God's sake and don't criticize the basic beliefs of Islam, particularly in the paper of Islamiyat। काफी बच्चे करते हैं, खास तौर पे जो मॉडर्न है या जो एक मॉडर्न स्कूलिंग से आ रहे होते हैं, उनके लिए खास तौर पर है। हमारे जैसे स्टूडेंट्स जो है, जब हमने क्वालिफाई किया था सीएसएस, हमारा तो जो है पूरा बैकग्राउंड कोई मॉडर्न स्कूलिंग का नहीं था, एंड वी आर फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम, तो हमारे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन उन लोगों के लिए है, तो वो लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। अगेन ये कोई इतनी बड़ी कोई रैशनैलिटी नहीं है, लेकिन अगेन इसी तरह होगा और इसी तरीके से आप नंबर ले सकते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें जो आपने ध्यान में रखनी है, ऑलवेज राइट अल्लाह इंस्टेड ऑफ गॉड। ठीक है, अल्लाह का वर्ड यूज करें, गॉड का वर्ड यूज ना करें। राइट दीन ऑफ इस्लाम इंस्टेड ऑफ रिलीजन। अक्सर मैं देख रहा हूँ कॉपी में लिखा होता है रिलीजन ऑफ इस्लाम, ऐसी चीज नहीं है। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे ना, तो सिलेबस के पहले ही पार्ट में एक सब पार्ट है, एक सब टॉपिक है, द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड दीन। उसमें वो पूरा बताता है कि इस्लाम इज दीन, एंड दीन मीन्स कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, whereas religions only deals with the individual aspect of life, some virtues and some rituals and values, whereas deen touches the collective as well as individual aspects of life. So Islam is deen, always use the word deen Islam। ठीक है जी, ये कुछ पॉइंट्स है आपने ध्यान में रखने हैं। यहां तक सबको बात क्लियर हो गई जी? यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़े, काइंडली चैट बॉक्स पे बताते जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर आपने बता दी बात, तमाम चीजें जो मैंने अब बताई हैं वो आप उम्मीद है कि आप अपने जहन में रखेंगे। अब बात ये आती है कि सर मैं कुरानिक अहादीस और कुरानिक आयात कितनी कोट करूं, कितनी वर्सेस होनी चाहिए, कितनी आयात और अहादीस होनी चाहिए, और फिर जो है उनको याद कैसे रखूं। ठीक है ना, मैं तो भूल जाता हूं, मैं एक सवाल याद करता हूं, दूसरे सवाल पे जाता हूं, पहले सवाल में चीजें भूल जाता हूं। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हैं गुलरुख, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, हुजूर जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम लिखें तो SAWAS उसके आगे भी जरूर लिखें वो। ठीक है जी, तो अच्छा यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि भाई आयात और अहादीस कितनी हो एक क्वेश्चन में, और फिर उसको रिटेन कैसे करें, ये भी एक बेसिक प्रॉब्लम है। मेरे सेशन का पूरा मकसद यही होता है कि जो भी आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स है उनको मैं वंस एंड फॉर ऑल आपको जो है वो कर दूं। सर काइंडली शेयर अ लिस्ट ऑफ, भाई रुक जाओ ना, मैंने आपकी बात सुन ली ना अबू बकर, कितनी दफा एक ही बात दोहराओगे। ठीक है ना, मुझे आपका सवाल नजर आ रहा है, एक ही बात सब दोहराते जा रहे हैं आप, लिस्ट 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 लिस्ट। आप लिस्ट कुरानी का आयत निकालें, आपको लिस्ट खुद ही मिल जाएगी, आप गूगल पे जाए 15 लिस्टें मौजूद है। ठीक है ना, तो वो लिस्ट का कोई फायदा तो नहीं है ना। मेरी बात सुने, अपने जहन में रखें, इफ यू आर इन अ हरी देन यू कैन लीव द लेक्चर, आराम से लेक्चर छोड़ें, अपनी तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, लिस्ट जाके तलाश करें। अच्छा जी, तो किस तरह आपने क्या करना है, पहला सवाल कि कितनी आयात और हदीस होनी चाहिए और उसको फिर रिटेन कैसे करें। तो एक रूल ऑफ थंब बना लें कि एटलीस्ट कोट वन वर्स और वन अहादी इन एवरी हेडिंग। ठीक है, हर हेडिंग में कम से कम एक अहादी हो, अहदीस हो या वर्ड्स हो।
ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद आप एक वर्स या एक हदी का रेफरेंस दें, फिर आप सब हेडिंग्स लिख रहे हैं, अगर आपके पास 15 सब हेडिंग्स हैं, 10 सब हेडिंग्स हैं, तो एटलीस्ट एक एक रेफरेंस हर हेडिंग में होना चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इस चीज, और ये बड़ी आसानी से होगा, ठीक है ना, ये बड़ी आसानी से होगा, लोग दो दो भी कोट करते हैं, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज ये है कि सर ये कहां से, मतलब कैसे करें, ये तो बहुत सारी चीजें, उसको कैसे रिटेन करें। देखिए, रिटेन करने का ये तरीका है कि पहले तो आप एक लिस्ट बना लो, ठीक है ना, कुछ बेसिक आयात की, हर पूरी इस्लामियत में जितनी आयात और हदीस है उसकी तो नहीं बना सकते, 15, 20, 30 वर्सेस या अहादीस की लिस्ट बना लें जो ओवरलैपिंग है, यानी वो आप तौहीद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसालत में भी, आखरत में भी, या फिर कुछ आयात या अहादीस ऐसी हैं जो डेमोक्रेसी पे, गवर्नेंस पे, पब्लिक पार्टिसिपेशन पे या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई भी सवाल आता है उसमें कोट हो जाती है। तो एक कैटेगरी वाइज 5-5, 10-10 आयात और अहादीस लिख लें, उसकी एक लिस्ट बना लें, ठीक है जी। फिर कभी भी ये बात जहन में नहीं लाइएगा कि मैं 10-15 दिन इस्लामियात प्रिपेयर करूंगा तो मुझे तमाम अहादीस या वर्सेस याद हो जाएंगी और बस फिर मैं इस्लामियात बन करके रख दूंगा, मुझे कोई भी सवाल होगा तो मैं इस्लामियात का सवाल लिखूंगा और तमाम के तमाम वर्सेस और अहादीस के अंदर कोट करूंगा। ऐसी चीज नहीं होगी। If you want to retain the verses and ahadith in the paper in the course of Islamiyat, you have to be patient. देखिए, जब आप 15-20 दिन में इस्लामियत का कोर्स कवर करेंगे तो 20-25% अहादीस और आयात आपको याद होंगी, कोई मसला नहीं। आप सवाल लिख रहे हैं, आप जवाब लिख रहे हैं, आपको नहीं याद, आप देखें, आप जो भी आपके नोट्स हैं उसमें से आयात देख लें, देख के लिख लें, कोई मसला नहीं। फिर 1-2 हफ्ते बाद जब आप उस चीज को रिवाइज करेंगे, अगेन जब रिवीजन करेंगे तो वो 25% 50 पर आ जाएगा, फिर जब दूसरी दफा रिवाइज करेंगे तो वो 75% पर आ जाएगा, और जब आप तीसरी या चौथी दफा रिवाइज करेंगे देन आपको जो है वो टिप्स के ऊपर चीजें याद हो जाएंगी। कभी भी कोई ऐसा नहीं है या आप ऐसा समझ रहे हैं कि हमें जो है वो बस एक ही दफा प्रिपेयर करने में तमाम अहादीस आ जाएंगी, कभी भी नहीं होगी। सेम इज द केस विद इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मर्केंटाइल लॉ एज वेल, कि वहां पर जो आर्टिकल्स होते हैं या केस रेफरेंसेस होते हैं वो भी याद नहीं होते, उसके लिए भी पेशेंस चाहिए। एक दफा, 2 दफा, 3 दफा रिवीजन करते हैं तब जाके आपको आर्टिकल्स, क्लॉजेस वगैरह याद होते हैं। सेम इज द केस विद इस्लामियात, वर्स नंबर, वर्स की ट्रांसलेशंस, अहादीस जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको याद रहेगी। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बस एक चीज ये करना है कि कीप रिवाइजिंग द सब्जेक्ट। मैंने पहले भी कहा था कि जब मेरा जर्नलाइज्ड लेक्चर था कि सैटरडे संडे रिवीजन के लिए रखें या फिर वीकली मॉक्स दें ताकि आपके वो सब्जेक्ट रिवाइज होते रहे। रिवाइज आप नहीं करेंगे, एट द एंड नोट्स भी प्रिपेयर होंगे, आपको कोई भी चीज रिटेन नहीं रहेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास जी बेसिक सोर्सेस। कौन सी ऐसी सोर्सेज हैं सर जिसको कंसल्ट किया जाए तो हमारी इस्लामियत की तैयारी अच्छी हो जाएगी? ठीक है जी, तो एक बुक जो जिसके अंदर तमाम 100% कोर्स कंप्लीट हो जाता है वो है हाफिज करीम दाद चुगताई की बुक ऑफ इस्लामियत, हाफिज करीम दाद चुगताई। वो आप जरूर पढ़ें, उसको लें, लेकिन उसका मसला यह है, एक बात याद रखिएगा कि ऑलमोस्ट 98% of the students who are preparing for the competitive examination prepare Islamiyat from that book। ठीक है, 98% बच्चा इस बुक से प्रिपेयर करता है, तो एग्जामिनर देखकर ही समझ जाता है कि इस बच्चे ने भी वही हेडिंग्स लिखी हैं। ठीक है, तो आपकी वो जो मेहनत है, वो जो वैल्यू एडिशन है, वो जो डिस्टिंक्टिव फीचर है, वो कहीं पर गायब हो जाएगा, इक्लिप्स हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, सिर्फ हाफिज करीम दाद चुगताई के ऊपर आपने जो है वो सिर्फ उस सोर्स को आपने कंसल्ट नहीं करना। डोंट डिपेंड ऑन द सिंगल बुक ऑफ हाफिज करीम दाद चुगताई, उससे भी पढ़े। कुछ और मैं आपको बुक बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल इस्लामिक वे ऑफ लाइफ इन द लाइट ऑफ सीरा बाय डॉक्टर लियाकत अली नियाजी, इनकी बुक भी लें। हमारी नोट्स हैं, जो भी हमारा कोर्स ज्वाइन करेगा तो हम हार्ड कॉपी में नोट्स देते हैं, वो लें। और खास तौर पर जो इंटरनेट है वहां पे आपको कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल लेंगे तो उससे एक्सटेंसिव फायदा उठाएं, खासतौर पर इंटरनेट के ऊपर। हाफिज करीम दाद चुगताई से अगर आप मटीरियल ले भी रहे हैं तो कोशिश करें उसकी जो हेडिंग है उसको मैं चेंज कर दूं,
उसको रीराइट कर दूं, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखूं, ताकि एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि यार ये वही एक ही बुक से याद करके आए। तो ये कुछ सोर्सेज हैं: हाफिज करीमदाद चुगताई, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ इन द लाइट ऑफ सीरा बाय डॉक्टर लियाकत अली नियाजी, इंटरनेट, और हमारी एकेडमी के नोट्स हैं जो पूरी चीज आपको दे रहे होते हैं। यहाँ पे मैं आपको नोट्स दिखा भी दूं, हम सॉफ्ट में नोट्स कभी भी नहीं देते, हार्ड कॉपी में आपके घर डिलीवर होते हैं, ठीक है, और सिर्फ उन्हीं बच्चों को देते हैं कि जो कोर्स में होता है। और नोट्स में अगेन ये भी डिफरेंट सोर्सेस हैं। सबसे पहले जो है वो पास्ट पेपर्स जो है वो मैंने टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स जो है उसको डिवाइड कर दिया है। देन कुछ कुरानिक आयात और अहादीस की जो है वो यहाँ पर लिस्ट दे दी है, ताकि वो आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, और फिर नीचे से जो है वो क्वेश्चंस वगैरह शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। सर इस्लामिक वे ऑफ लाइफ इज अवेलेबल इन उर्दू? तैयब उर्दू में शायद ना हो, लेकिन जो है वो इंग्लिश में तो मौजूद है। सर हार्ड कॉपी नोट्स कोई पूछ रहा है जी, नोट्स सिर्फ उसी को मिलते हैं जो कोर्स में इंडक्ट होता है, ठीक है ना। और अभी करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स के नोट तो लास्ट ईयर के यानी बैच 9 के चल रहे हैं। जो नया बैच शुरू होगा इंशाल्लाह मिड ऑफ जून से, तो उसके लिए अपडेटेड नोट्स होंगे। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स की बात कर रहा हूं। अच्छा जी, ये सोर्सेज की बात हो गई। लास्ट हमारी स्लाइड है, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ इस्लामिया टू स्कोर हाई। ठीक है जी, आपने स्कोर किस तरह करना है इस्लामियात में, अच्छा स्कोर करने के लिए किस तरह अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, तो पहले टेक्निकलिटीज के ऊपर बात कर लेते हैं जी पूरी चीज को। तैयब कह रहे हैं सर सजेस्ट मी अदर उर्दू बुक्स। खुर्शीद अहमद की भी एक बुक है तैयब उर्दू में, इवन हाफिज हाफिज करीमदाद चुगताई की भी बुक है उर्दू में, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इंग्लिश की भी बुक पढ़े तो उसको उर्दू में आप अपने पास से लिख सकते हैं ना, उसमें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, किस तरह, आप जरा सुन लो, आप जरा आगे बढ़ जाते हैं ना, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और अगर कोई मेरे पास जहन में आएगी, या आप मुझे व्हाट्सएप कर दें तैयब अपना नंबर, तो मैं उन अपने कुलीग से जिनके पास उर्दू में इस्लामियत थी, तो मैं आपको अच्छी बुक्स जो है का नाम बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास हाफिज करीमदाद चुगताई है उर्दू में, और जो है वो किसी अच्छी जगह के नोट्स हैं उर्दू में, तो आप उसको मिक्स करके इंटरनेट का सहारा लेके अपने नोट्स अच्छे तरीके से बना सकते हैं। हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ इस्लामिया टू स्कोर हाई। देखिए इस्लामियात या कोई भी जो हमारे पास 11 पेपर है, यानी 10 पेपर है, 2 अंग्रेजी के पेपर को हटा के बात कर रहा हूं, हर पेपर में हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एंड वी हैव 38 मिनट्स टाइम लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन। ये बात याद रखिएगा। आज जो मैं आपको बात बता रहा हूं, शायद कुछ लोग इसके ऊपर अमल कर लें, और जो लोग अमल नहीं करेंगे जब वो पेपर में जाएंगे, देन दे विल फेस द म्यूजिक, एंड देन दे विल रिमाइंड दैट सजेशन ऑफ माइंड इन द एग्जाम हॉल, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। याद रखिएगा, हर सवाल को आपने 38 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना। हमारे बच्चों का डिलेमा यह है, हमारे बच्चों की गलती यह है, ब्लंडर यह है कि जब पहला सवाल होता है तो वो उसके ऊपर लिखते चले जाते हैं। 30 मिनट गुजर गए, 40 मिनट गुजर गए, घंटा गुजर गया, 70 मिनट्स गुजर गए, 80 मिनट्स गुजर गए, 10 से 12 पेजेस का एक जवाब लिखते हैं, और एट द एंड दे डू नॉट हैव टाइम टू राइट और कंप्लीट द लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन 1-2 पेज का होता है, और कई दफा में होता ही नहीं है, डिस्पाइट दे नो एंड दे कैन राइट द लास्ट क्वेश्चन। उन्होंने वो प्रिपेयर भी किया होता है, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं होता। सो हमारी जो पहली जो कोशिश है, या जो हमारा पहला गोल है, वो हमेशा यही होता है, टू अटेम्प्ट all 4 questions in a comprehensive way. Again, I'm repeating myself, to attempt all 4 questions in a comprehensive way. कोई सवाल छोड़ना नहीं है। फिर comprehensive way का क्या मतलब है? तमाम चारों सवाल एक ही जितने लिखने, ये नहीं कि पहला सवाल बड़ा अच्छा आता है तो लिख दूं दूसरा, और आखिर में जो है वो मैं आखिरी सवाल छोड़ दूं, ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है जी। अच्छा, एक यहाँ पे रुक के मैं आगे बढ़ता हूँ। अली गौरी इज आस्किंग सर पास्ट पेपर सॉल्व में इस्लामियात के नोट्स में। सर अच्छा, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, अनफॉर्चुनेटली ये कभी भी जो है ना वो मिच्योर स्टूडेंट्स नहीं करते, ठीक है ना। अगर पास्ट पेपर सॉल्व है तो आप उसको रटा लगा के चले जाएंगे क्या? ठीक है ना, ऐसा तो नहीं होगा। हमेशा किसी भी कोर्स को प्रिपेयर करने का मकसद ये होता है कि उनकी टॉपिक्स को, सिलेबस में जो टॉपिक्स है उसको समझें, उसके अपने नोट्स बनाएं, देन खुद से पास पेपर सॉल्व करके टीचर को चेक कराएं, और फिर किसी और के पास पेपर सॉल्व में उसको आपसे क्या उसका उससे आपका क्या फायदा होगा?
उसे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो कभी भी इन चीजों के ऊपर पीछे ना भागें। उर्दू बाजार में जाएंगे, आपको 500 बुक्स मिल जाएंगी सॉल्व पास्ट पेपर्स की, हर सब्जेक्ट के ऊपर मिल जाएंगी। लेकिन एक मुझे कोई बच्चा दिखा दे जिसने सीएसएस क्वालिफाई किया और जिसने ये बोला हो कि सर मैंने उर्दू बाजार से पास्ट पेपर सॉल्व लिया और उसने मुझे बड़ी मदद की। यू यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल सीएसपी ऑफिसर। ठीक है, बिकॉज जो चीजें मिल रही है पास्ट पेपर सॉल्व करके, दे आर क्या बोलना चाहिए, दे आर स्क्रैप। वो बिल्कुल ऐसी है कि उसको डस्टबिन में उठा के फेंक दो। ठीक है जी, जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि टाइम लिमिटेड 38 मिनट्स एंड ऑल 4 क्वेश्चंस इन अ कॉम्प्रहेंसिव है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर किस सीक्वेंस में करें, तो मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं। सबसे बेस्ट क्वेश्चन पहले नंबर पर होगा, फिर जो 2 सवाल आपको कम आते हैं वो दूसरे तीसरे नंबर पर होगा, और सेकंड बेस्ट क्वेश्चन चौथे नंबर पर होंगे। यानी 2 बेस्ट क्वेश्चन पहले और आखिर में, और बीच में वो 2 सवाल जो आप समझते हैं कि मुझे इतने बेस्ट प्रिपेयर नहीं है, तो आप दूसरे और तीसरे नंबर पे रखेंगे। मिनिमम लेंथ 7 पेजेस है। 7 पेजेस का मतलब 7 साइड्स, एक पेज का मतलब 2 साइड्स। 7 साइड्स लिखेंगे। इफ यू कैन राइट मोर यू विल स्कोर हाई। इंट्रोडक्शन नॉट मोर देन 8 लाइन्स का इंट्रोडक्शन होगा। 7 to 8 लाइन्स का इंट्रोडक्शन, 120 150 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन विद अहादीस या वर्ड्स इंट्रोडक्शन के नीचे मस्ट है। पूरे क्वेश्चंस को आप मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे। ईच हेडिंग विद रेफरेंस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, हाईलाइट मेन पॉइंट्स इन द पैराग्राफ। जो भी हाईलाइट पैराग्राफ के मेन पॉइंट्स है उसको आप हाईलाइट कर लें या अंडरलाइन कर दें। ग्राफ्स बनाना चाह रहे हैं, ग्राफ्स तो नहीं बन सकते खैर, टेबल्स बनाना चाह रहे हैं, फ्लो चार्ट्स बनाना चाह रहे हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, देन इट इज a value addition in your answer, and it will increase your probability to score high. Give reference of books and author as many as you can. ये शायद मेरा उस वक्त पॉइंट मिस हो गया था, जो मैं ये पॉइंट मिस कर रहा था कि हदीस का भी हवाला दें, वर्सेस का भी हवाला दें, और कंटेम्प्रेरी चीजों का भी रेफरेंस दें, और बुक्स का भी रेफरेंस दें, और खासतौर पे वो बुक्स जो आपके सिलेबस में रिकमेंडेड रीडिंग है, जिसके अंदर जो है वो इस्लाम एट द क्रॉस रूट्स है, जो है वो इसके अलावा भी कुछ और बुक्स हैं जिसका आप रेफरेंस दे सकते हैं, और देना भी चाहिए। जितने ज्यादा रेफरेंस देंगे उतना फायदा होगा। वो और जो इम्पैक्ट्स हैं उसको बड़ी अच्छी तरीके से बनाए, खासतौर पे स्पिरिचुअल, इंडिविजुअल और सोशल इम्पैक्ट। और जब भी वो आपसे इम्पैक्ट का पूछे तो कम से कम 5 इम्पैक्ट्स लिखें, जिस चीज के भी आपसे पूछे। ट्राई टू कनेक्ट इट फ्रॉम प्रैक्टिकल, कंटेम्प्रेरी एंड डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। हमेशा डेली लाइफ एग्जाम्पल, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है ना उसको कनेक्ट करें। ठीक है, उससे देखें, उसको कनेक्ट करें, ताकि ये फील आए कि यस वी नीड अ रिलीजन, या इस्लाम इज मॉडर्न रिलीजन, और ये जो है वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उतना ही फ्रेश है जितना 1400 साल पहले। तो और फिर कंक्लूजन, और प्रॉपर कंक्लूजन लिखें 80 से 100 वर्ड्स का, 4 to 5 लाइंस का यहाँ पे आपका प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए। इस पे काम करेंगे, यू कैन इजीली स्कोर 70+ मार्क्स इन इस्लामिया। ठीक है, वर्सेस ahadith, daily life examples, and the reference of books and authors. Keep yourself away from the controversial scholars and the material as well. Then जी, हमारे पास जो हमारा यहाँ पर अपना कोर्स है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको, कि जो अभी हम 4 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। ये शायद मेरा तीसरा बैच है। मैं हमेशा एक ही बैच करता हूँ इस्लामियत का, और फिर आगे जाके उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो बच्चों को एक्सेस देता हूँ। तो ये एक ही बैच होगा पूरे साल में इस्लामियत का, और उसके बाद से सिर्फ रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे एवरी टॉपिक के ऊपर। 18 to 20 डेज का कोर्स है। हर लेक्चर की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, जिसका एक्सेस आपको 2 महीने तक होगा। डिटेल नोट्स आपको हार्ड कॉपी में मिलेंगे, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि ओनली डिपेंड ऑन द नोट्स ऑफ आवर एकेडमी। जो बुक्स बताई हैं वो भी, नेट भी, और हमारी एकेडमी के नोट्स को मिक्सचर करके उसको अपनी फॉर्म दें। स्पेशल फोकस रेफरेंसेस, प्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर स्पेशल फोकस होगा। 2 कंप्लीट मॉक्स लिए जाएंगे आपसे इन द एंड, जिसका एवेल्युएशन और फीडबैक भी दिया जाएगा जैसे ही कोर्स एंड हो जाएगा। तो यह है, जिसको कोई भी रजिस्ट्रेशन करानी है, फीस वगैरह का पूछना है, अगेन मैंने जो है वो व्हाट्सएप नंबर लिख दिया था, फिर भी लिख देता हूं। फील फ्री टू आस्क, किसी को कोई भी मसला है टाइमिंग वगैरह का मसला तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है, कि आपको उसी दिन उस लाइव लेक्चर की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ठीक है जी, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड एज फार एज द कोर्स ऑफ इस्लामियत इज कंसर्न। आई थिंक
I answered all the basic questions of the students of CSS and PMS as well who are confused about the subject of Islam. If you have any question, इसके अलावा जो चीजें डिस्कस की, किसी का कोई सवाल है तो पूछें. सर एनी बुक फ्रॉम द रिकमेंडेड लिस्ट, वो मैं कुछ, हर बुक पूरी नहीं पढ़नी, उसके कुछ चैप्टर्स हैं, वो तो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन जब मैं कोर्स स्टार्ट करूंगा तो कुछ बुक्स में बड़े अच्छे अच्छे कुछ चैप्टर्स हैं, वो आप पढ़ें तो बड़े अच्छा फायदा मिल सकता है, वो मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह बता दूंगा. और कोई सवाल जी? चलें जी, थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह वी विल मीट इन द सेशन दैट आर स्टार्टिंग ऑन 4th of June, और फिर कैसे हम आगे भी लेक्चर लेना, हमारा कंपोजिशन का बैच भी शुरू होने वाला है, फिर करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर, प्रिपेयरिंग इस्लामियत बाय themselves or from any. And I welcome to all of those students who are thinking to join our batch as well. Thank you so much ji. Allah Hafiz and take care.